हैं चैप्टर नंबर 9 पे, और चैप्टर नंबर 9 दिख गया होगा आपको बोर्ड पे। और चैप्टर नंबर 9 यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देखो जैसे हम चैप्टर नंबर 8 करते हैं तो 8 में बच्चे हमेशा यही सवाल होता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है, कहाँ पे यूज करें, क्या फालतू चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते रहो। तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपको दिख गया होगा, इसमें क्या है एप्लीकेशंस, यानी बुक वालों में भी दिमाग है, उन्होंने कहा बच्चों को चलो बता देते हैं कि यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज। तो यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होता है वो चैप्टर नंबर 9 में हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में एस्ट्रोनॉमी में यूज करते थे और फिर धीरे धीरे करके अलग अलग, जैसे कि हम ज्योग्राफी में यूज करने लगे 23 1/2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन सबको डिग्री निकालने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस पता करने के लिए, तो इन सब में फिर इसका यूज होने लग गया। जब हम ये चैप्टर कर लेंगे पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता। तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या निकालते हैं। जैसे कि इस चैप्टर को कई बार हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में ज्यादातर या इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिससे कि हम हाइट निकालेंगे और डिस्टेंसेस निकालेंगे, जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारे एंगल्स हमें समझने हैं। अब इसके लिए क्या क्या आना चाहिए इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए, पहले तो वो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, और कोसेक और सीकेंट, उन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। बिना वैल्यू के ये चैप्टर हो ही नहीं सकता कि साइन थीटा किसके इक्वल है और उसकी वैल्यू क्या है, साइन 30, साइन 40, साइन 45, सॉरी साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन डिग्री पे क्या क्या वैल्यू है। तो इस चैप्टर के लिए पहले तो वैल्यूज क्लियर होने चाहिए। हर एक डिग्री पे डिफरेंट टी रेशियोज, टी रेशियोज का मतलब क्या है, साइन कॉस टैन और फिर कोसेक फिर सीकेंट फिर उसके बाद कॉट, ये 6 के 6 टी रेशियोज हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या होगी वो। और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए जैसे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, जैसे पी अपॉन में एच, ये दोनों चीज यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन डिग्रीज पे वैल्यू पता होनी चाहिए। और साइन थीटा जैसे p बाय एच है, फिर कॉस थीटा क्या है, अगेन b बाय एच है, ठीक है। तो ये सब जो है ये इसका फॉर्म बेस है, एक बेस है, पूरा मजबूत बेस, बुनियाद, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ये सब बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है वो बता दूं और ये वैल्यूज भी याद करवा दूं, क्योंकि बिना वैल्यूज के चैप्टर होगा ही नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, तो सबने कर लिया होगा चैप्टर नंबर 8 में कि पंडित बद्री प्रसाद, और उसके बाद क्या है, हर हर बोले, चाहे ऐसे याद कर लो। कई बच्चों ने जो ज्यादा देशभक्त है उन्होंने कर रखा था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सही बात है, ऐसे भी कर सकते हो। और भी है कई थोड़े बिगड़े हुए बच्चे के पापा बीड़ी पी लूं, हाँ हाँ बेटे, ऐसे वाले भी है, पापा बियर पी लूं, हाँ बेटे, कोई भी पैटर्न हो, कैसी हो, किसी तरह से कर लो। तो यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा करना है वो कर लो, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके बाद क्या है, सोना चांदी तोली, तो यानी ये नॉर्मल है, और इसके बीच में ऐसे और ये हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, p अपॉन में h, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, b अपॉन में h, और टैन थीटा किसके इक्वल होगा, p अपॉन में b। साइन का उल्टा अगर हम यहाँ पे लिखे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और ये क्या है साइन, तो कोसेक थीटा क्या होगा, h अपॉन में p। ऐसे ही कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट, तो सीकेंट थीटा क्या होगा, h अपॉन में b। ऐसे ये टैन थीटा, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी b अपॉन में p। और ये तो पता होगा कि जितने भी वो होते हैं, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये अप्लाई होता है फर्स्ट थिंग, तो ये ध्यान रखना। और जो भी थीटा होंगे, जो भी डिग्री होगा, डिग्री के सामने वाला हमेशा वो क्या होगा, p। अगर थीटा यहाँ पे तो इसके सामने वाला p होगा, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा, h। तो h जो है हाइपोटेन्यूज वो हमेशा फिक्स होगा, p और b बदलते रहते हैं, वो किस पे डिपेंड होता है, डिग्री पे। अगर मान लो यहाँ पे 30 डिग्री मैंने दे दिया तो यानी p क्या है, 30 के सामने वाला p होगा, फिर ये क्या होगा, b। अगर मान लो ऐसे आ जाए, यहाँ पे अगर थीटा हो मान लो कोई भी 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला, अब ये p है, h तो फिक्स है, h हमेशा फिक्स होगा, 90 के सामने वाला हमेशा h होगा, और ये क्या हो जाएगा, b।
तो यानी डिग्री के सामने वाला P होगा, डिग्री के सामने वाला P होगा, थीटा के सामने वाला P होगा। और P कभी भी H की जगह नहीं ले सकता, वो तो पता है ना। तुम्हें कभी भी थीटा और डिग्री यहाँ रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। तो डिग्री हमेशा जिसके सामने P होगा वो या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ पे। तो डिग्री के सामने वाला हमेशा P होगा, H फिक्स होगा। जब ये दोनों हो गए तो जो बच गया वो क्या होगा, B होगा। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, P अपॉन में H। कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, H अपॉन में P। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, B अपॉन में H। तो सीकेंड थीटा किसके इक्वल होगा, H अपॉन में B। टैन थीटा किसके इक्वल होगा, P अपॉन में B। तो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, B अपॉन में B। एक तो फर्स्ट ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है जो कि आप सबने चैप्टर नंबर 8 में भी कर लिया होगा। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा ये तो आता है, तो वो भाई थोड़ा बहुत देख लो, पर हमें तो स्टार्टिंग से करवाना है इसीलिए। अब करते हैं वैल्यूज। अब वैल्यू कैसे याद करें, एक लाइन याद करनी है, सारे टेबल हमें अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, साइन थीटा। पहले देखो डिग्रीज लिख लो, कौन कौन सी डिग्री है। पहले कौन सी डिग्री लिखेंगे हम, 0 डिग्री। ठीक है, फिर क्या लिखना है हमें, स्टार्ट। फिर उसके बाद 30 के बाद हम क्या लिखेंगे, 45। इन्हीं डिग्री पे है, ठीक है, वैलिड वैल्यू। और उसके बाद क्या है 60 डिग्री, और इसके बाद क्या है 90 डिग्री। डिग्री और भी है, तरीके और भी है, पर अभी 10th लेवल तक इतने ही डिग्री है और इन्हीं को निकालना सीखना है। 0 डिग्री को 0 ही लिखते हैं। ठीक है, पाई का मतलब अगर हम डिग्री में बात करें, वैसे पाई का मतलब क्या है 22/7। ठीक है, और पाई का मतलब 180 डिग्री भी होता है अगर हम डिग्री में बात करें तो वही पाई 60 डिग्री को पाई/6 भी कहते हैं। अगर पेपर में कई बार यूं दे दे साइन पाई/6, इसका मतलब क्या होगा, साइन 30 डिग्री। क्यों, पाई का मतलब क्या होगा 180 को 6 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 30। तो यानी अगर 30 डिग्री है और पाई/6 है तो एक ही बात है, 30 डिग्री पाई/6 दोनों सेम है। ऐसे ही सेम 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन में 4। और 60 को क्या लिखेंगे, पाई अपॉन में 3। और 90 को पाई अपॉन में 2। इन केस अगर कभी पेपर में वो थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा फिरा के डाले तो ध्यान रखना, पाई हमेशा 22/7 नहीं होता, वो रेडियन पे होता है। मेजरमेंट में पाई 22/7 है और डिग्री पे पाई 180 डिग्री है। और हम कर रहे हैं डिग्री, तो पहले लिख लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन के बाद क्या लिखना है हमें, सिंपल कॉस। कॉस के बाद क्या लिखना है, टैन। ये तो पता होगा। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा। और टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब देखो पहली वैल्यू याद रखनी है 0। फिर क्या आधा करो 1/2। इस 2 के नीचे क्या लगा लो, रूट, तो 1 अपॉन में √2। फिर उसके बाद √3/2 और क्या है 1 है। ठीक है, पहली लाइन याद कर लेना, इतना तो तुम्हें पता होगा। यहाँ 0 है, स्टार्टिंग से देखो कहां से शुरू होगा 0, और बिल्कुल लास्ट में क्या लिख देना 1। ठीक है, और ये 3 याद कर लो, ये 3 1/2 आधा यानी 0 1, फिर हाफ यहाँ पे 1/2, फिर 1/√2 √3/2। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा सबको। 0 फिर सीधा क्या लिखना 1, फिर 1/2 1/√2 √3/2। बस ये 2 याद रखने पड़ेंगे, ये तीन याद कर लो, पूरी टेबल हो जाएगी। देखते कैसे, साइन 30 डिग्री पे क्या है 1/2, साइन 45 डिग्री पे क्या है 1 अपॉन में √2, साइन 60 डिग्री पे क्या है √3/2, और साइन 0 डिग्री पे 0। कॉस को कैसे लिखना है, उस तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से लिख दो, कॉस हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन से लिखते हैं तो कॉस हो जाएगा, इस तरफ से लिखना, ये पूरी कॉस की लाइन हो जाएगी। तो कॉस को अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो, यानी क्या लिखूंगा पहले 1, फिर उधर से आऊंगा √3/2, फिर उधर से इधर आऊंगा 1 अपॉन में √2, फिर इस तरफ 1/2, फिर इस तरफ यानी 0। ठीक है, उस तरफ से लिख दो। टैन क्या होता है सबको पता है, टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन बाय कॉस, तो डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, 1/2 1 और √3/2 दोनों को डिवाइड करेंगे, √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन में √3। तो डिवाइड करना, दोनों को डिवाइड कर दो 1, दोनों को डिवाइड कर दो 2 से 2 कैंसिल, √3
और 1 को 0 से डिवाइड करो। ये केस देखना कि कभी भी 0 नीचे नहीं आता, मैथ्स में कभी 0 नीचे नहीं आता। अगर वो 0 नीचे आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, कि ऐसी वैल्यू कभी डिफाइन की ही नहीं जा सकती। तो 1/0 पर 1 आ सकता है, 0/1 ये ठीक है, ठीक है। 0/1 क्या होगा, 0, ये फिर भी एक वैल्यू है, 0 तो वैल्यू है ही, पर 1/0 डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता। 1/0 तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड। अब चलते हैं कोसेक। साइन का अपोजिट है कोसेक, इसका अपोजिट है कोसेक। अपोजिट का मतलब क्या है, उल्टा, तो रेसिप्रोकल करो, साइन वाले का रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। 0/1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, तो भाई ये क्या है, 0/1 है, ये क्या है 0/1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 0 नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यानी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, एनडी, ठीक है। 1/2 है तो इसका उल्टा करो तो 2, नीचे 1 लिखना है, मत लिखना है, लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई बात नहीं है ना। 1/2 तो 2/1, 1/√2 तो यानी √2/1, √3/2 तो क्या आ जाएगा 2/√3, और 1 बाय तो सिंपल 1, 1/1 का उल्टा 1/1। ऐसी cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, secant थीटा। तो cos क्या है, 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भी क्या होगा 1, तो 1 का उल्टा भी क्या होगा 1, रेसिप्रोकल। √3/2 का 2/√3, 1/√2 का तो √2/1, 1/2 का तो 2/1, 0/1 है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, इसका उल्टा करो दोबारा से, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 नीचे आ गया। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot, 0/1 है, उल्टा करा 1/0, नॉट डिफाइंड, ठीक है, वैल्यू आएगी नहीं। 1/√3 तो √3/1, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, रेसिप्रोकल, √3/1 का 1/√3। अब देखो 1 में नॉट डिफाइंड है, ये कैसे समझेंगे, 1 में नॉट डिफाइंड, ऊपर 1 है, नीचे क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल तो ऐसे करोगे, नॉट डिफाइंड बाय 1, तो 1 में नॉट डिफाइंड, तो यानी 1 में नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा 1 और नीचे 0 रहा होगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये वाला जो सबसे नीचे वाला जो 0 है ये ऊपर आ जाएगा, तो 0/1 हो जाएगा, यानी 0, यानी cot 90 डिग्री 0। ये हो गई टेबल, और टेबल को हमने कैसे याद करा, बस हमने ये तीन जो है इन तीनों को समझ लिया, और इन्हीं तीनों से हमने ये पूरा कर लिया। ये 3 करे और इन तीनों से ये पूरा कर लिया। बस ध्यान रखना है, पाई को 180 डिग्री भी कहते हैं, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, 0/1 स्टैंड्स फॉर द 0। अब करेंगे 9.1, पर अभी भी नहीं करेंगे, थोड़ी सी 1-2 बातें और समझनी है हमें। अब हम करेंगे पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो कि इंक्लाइंड वर्ड से बन रखा है, ठीक है। इंक्लिनेशन का मतलब इंक्लाइंड, और उसके बाद है डिक्लिनेशन का मतलब डिक्लाइन, ठीक है, इसी को एलिवेशन कहते हैं। पहले हम समझते हैं इंक्लिनेशन का मतलब, इंक्लिनेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक और कहते हैं एलिवेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल इंक्लाइंड होना। जैसे मान लो ये एक पोल मान लो, ए बी सा पोल, और इससे हमने कोई भी ये कुछ स्ट्रिंग, कोई धागा वगैरह बांध रखा है, ठीक है, ए बी, और ये सी है, एक रोप बांध रखा है, रस्सी, और वो रस्सी इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड का मतलब यहाँ से लेके ये डिग्री, यानी ये कितनी डिग्री है, मान लो 45 डिग्री, ठीक है। ये जो 45 डिग्री है, या फिर से 30, 60 जो भी मानना हो, 45 डिग्री, तो ये क्या है, एंगल इंक्लाइंड। तो इसे कहते हैं, जो भी एंगल इंक्लाइंड हो, यानी ऐसे यूं करके ऐसे से करके धीरे धीरे बढ़ने लग जाए, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होती है, इस तरफ। तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और एंगल बढ़ेगा तो ऐसे, और एंगल बढ़ेगा, तो ये सभी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक ही बात है। इंक्लाइंड है एंगल, एंगल बढ़ता जा रहा है, तो एंगल क्या है, इंक्लाइंड। तो ये पूरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ऐसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेट और इंक्लाइंड एक ही मतलब है। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन और डिक्लाइनेशन, डिक्लिनेशन, डिक्लाइनेशन या डिक्लिनेशन बोल लो, या इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन नाम से ऊपर से जो है एंगल ऊपर से फॉर्म होगा। जैसे मान लो ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, यहाँ से अगर कोई 45 डिग्री जो है, जैसे मान लो ये 2 शिप है, वो लाइट हाउस मान लो,
तो लाइट हाउस से दो शिप पे एंगल जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कह सकते हो ऐसे। पहले वाला एंगल क्या है, मान लो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री ऊपर से देखो ऐसे, ये ऐसे आता है ऊपर से, ये 45 डिग्री। मान लो ये ए शिप है और ये बी है, तो बी शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो 30 डिग्री है, तो ये ऊपर से ऐसे आएगा 30 डिग्री, तो ये ऊपर से आता है, इसीलिए से एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, डिक्लाइन हो रहा है एंगल। और ये है एंगल ऑफ इंक्लाइन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ऐसे होता है, नीचे से ऊपर, वो ऊपर से नीचे। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो एक तो ये पता होगा हमें अल्टरनेट एंगल, जैसे दो लाइनें ट्रांसवर्सल कट कर ली है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है ना, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है, इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऊपर से जो एंगल ये 45 डिग्री आ रहा है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या इंक्लाइनेशन, ठीक है एलिवेशन। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन और डिक्लिनेशन। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरह से, एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। आ गया समझ? ये आ गया को समझ, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा हमारे पास क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो हमारे पास ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगी, वहां पे हमारे पास कौन सा वो लगेगा, अगर हम प्रॉपर्टी लगानी या वो लगाना हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 45 डिग्री है तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये था हमारे पास बेसिक, हम अब बेसिक समझ चुके हैं, हमें ये सब कुछ समझ आ गया। सबसे पहले वैल्यूज समझ आ गई, फिर साइन थीटा कॉस थीटा समझ आ गई, और पी अपॉन में एच आ गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल गया, इंक्लिनेशन का दूसरा नाम एंगल ऑफ एलिवेशन है, वैसे हमें पता चल गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का दूसरा नाम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। और इंक्लाइन और डिक्लाइन बता दिया मैंने। डिक्लाइन के केस में क्या होता है, जो ऊपर वाला डिक्लाइन जब भी लगेगा नीचे क्या लगेगा अल्टरनेट इंटीरियर, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। अब करते हैं 9.1। है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड एट द टॉप। देखो उसमें डायग्राम गिवन है, फिगर क्या है 9.11 है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 9.11 फिगर में गिवन है, तो एक लाइन है और ये क्या है 20 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है, और ये क्या हमारे पास 20 मीटर, और इसके साथ क्या है ए बी एम सी, ये ए है, ये बी है, ये सी, और यहाँ पे 90 डिग्री। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। ये देखो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लो। अगर सब्जेक्टिव है तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है, पहले ऊपर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, लेट एच बी दी हाइट ऑफ द टावर, पहले ऊपर लिखना पड़ेगा एच क्या है, हाइट है टावर की। फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ये भी ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऊपर सब कुछ जो है स्टेटमेंट STAT लिख के छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है आपको जिसके नंबर होते हैं 1 नंबर, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव हो तो डायरेक्ट करो, सब्जेक्टिव है तो एक तो डायग्राम पेंसिल से बनाना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ऊपर स्टेटमेंट डिफाइन करनी पड़ेगी, लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर एंड 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन।
ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, टू फाइंड, क्या कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एच किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की, और एच की वैल्यू निकालनी है तो हमें बिल्कुल इसमें ये बताना पड़ेगा, एच को हमें निकालना है, तो ऐसे टू फाइंड लगा देना। उसके बाद सोल्यूशन कर रहा है तो सोल्यूशन, ठीक है, और जो भी लास्ट में आंसर आएगा तो हम उसे आंसर को बॉक्स में डाल देंगे, और यूनिट पक्का लिखना है, मीटर है या सेंटीमीटर, ये 3-4 बातों का ध्यान रखना जब पेपर अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है तो। अब क्या करना है क्वेश्चन में, एच निकालना है। देखो दो, एक तो ये बात ध्यान रखना है तुम्हें कि हमें निकालनी कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये एच, तो एक तो ये है, और दूसरी जो नोन वैल्यू है, एक तो जो हमें निकालना है, एक तो उसकी जरूरत है, इस पर टिक लगा दो, इसकी जरूरत है, और दूसरा जो वैल्यू गिवन है, वैल्यू क्या गिवन है, 20 मीटर, इसकी जरूरत है। इसी से ही फॉर्मूला फॉर्म करना है हमें। तो पहले हम एच, पी और बी इनको सेट कर लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, एच, हाइपोटेन्यूज, डिग्री के सामने वाला, डिग्री कहाँ है यहाँ पे, 30 डिग्री बिल्कुल, और 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे, पी, पी स्टैंड फॉर द परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब, ठीक है। उसके बाद बी क्या है, जो बच गया वो बी, यानी ये क्या है, बी। मतलब किससे है, देखो मतलब किससे, हमें मतलब है पी से और एच से, क्यों, क्योंकि पी हमें निकालना है और एच हमें गिवन है, किससे मतलब नहीं है, बी से तो मतलब ही नहीं है। ये आगे समझ, हमें मतलब किससे है, एक तो ये एच ही निकालना है ना हमें, और ये 20, तो एच क्या है वैसे, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास, 20 मीटर। तो इन दोनों चीज की हमें, एक तो इसकी जरूरत है, एक इसकी जरूरत है, यानी पी और एच की जरूरत है हमें। और पी और एच किस फॉर्मूले में आता है, साइन में या कॉस में या टेन में, हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद धरन बोले, सबको पता हो गया ना, साइन थीटा में यूज होता है क्या, पी अपॉन में एच। तो सिंपल लगाओ साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, ठीक है, पी अपॉन में एच। तो पी क्या है हमारे पास, पी हमने क्या मान रखा है, AC, पी क्या है हमारे पास, AC, और एच क्या है हमारे पास, 20। तो यानी साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है, AC अपॉन में 20। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 2, और AC किसे क्या रखा हमने, H को, और 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को H से कर देंगे तो 2H, और वहां पे 20, ये 2 मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ वैल्यू होगी 10, यानी H इज इक्वल टू 10 मीटर। तो फिर एंड में क्या रखना है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10 मीटर, ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी, ये सिंपल क्वेश्चन था बहुत। तो वो ये सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है, पहली चीज ये कि हमें किस किस चीज की जरूरत है, जो निकालना है तो उसकी जरूरत है, और जो गिवन उसकी जरूरत है, उन्हीं से पता कर लेना है, साइन लगेगा, टेन लगेगा, कॉट लगेगा, कोसेक लगेगा, सीकेंट लगेगा, कौन सा लगेगा, और उसको बस सिंपल अप्लाई कर दो। साइन 30 पी अपॉन में एच, पी स्टैंड फॉर द AC, यहाँ पे पी AC है, एच क्या है हमारे पास, एच क्या है 20 मीटर, तो 20 मीटर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हर एक में मैं ये नहीं लिखूंगा ऊपर स्टेटमेंट, ठीक है, और ये सब नहीं बताऊंगा, बस पहले में ध्यान रखना आपको कि हमेशा डायग्राम पेंसिल से बनाना है, अगर सब्जेक्टिव हो गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन क्या होता है, ऊपर का वो डिक्लेयर करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद सॉल्यूशन करना है, आंसर को बॉक्स में लिख देना, और यूनिट पक्का लगाना, मीटर है या सेंटीमीटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये 8th क्लास की बुक में भी है, ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन। A tree breaks due to the storm and the broken part bends, so the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree with it. एक पेड़ है, ठीक है, वो तूफान की वजह से टूट गया, और टूटने के बाद वो नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद उसने एंगल फॉर्म किया, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म किया उसने, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का उसने एंगल फॉर्म किया। The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 मीटर। तो फुट से, ये फुट है, और ये क्या है, टॉप, तो ये टॉप है, और ये क्या है हमारे पास, फुट,
इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर। ठीक है, ये गिवन है 8 मीटर। अभी क्या करें, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट बताओ, फिर ट्री की हाइट चाहिए। तो इसे एक काम करो, इसे मान लो ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, और यहाँ पे ये डी। ऐसा पेड़ था ये। अब ऊपर वाला तो टूट गया और यही ऊपर वाला टूट के नीचे गिरा है। ये जो ऊपर वाला था ये, और डॉटेड कर देता हूँ, यही टूट के ये नीचे गिरा गया। इसको मान लो क्या है एक्स, और ये जो पेड़ की ये क्या है, ये वाई। यही टूट के नीचे गिर गया तो ये भी क्या होगा, वाई। ऊपर वाला वही टूट के नीचे गिरा ना, तो ये भी वाई। और टोटल हाइट क्या होगी ट्री की अगर हम बात करें तो एक्स प्लस में वाई, यहाँ 90। आगे समझ। अब ट्रायंगल लेते हैं, हमें एक्स भी चाहिए वाई भी चाहिए। पहले ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी। चलो वैल्यू एडजस्ट कर लेते हैं। डिग्री के सामने वाला क्या है, पी, तो डिग्री के सामने क्या है, ये पी। एच 90 के सामने वाला एच, और ये क्या है, बी। पहले हमें चाहिए पी, या पहले तुम ये भी निकाल सकते हो एच। तो देखो, एक तो ये वैल्यू पता है 8 को तो लेना ही लेना है। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो b हमारे पास एक, देखो एक तो b की मैंने पहले कहा था b गिवन है, एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी और जो निकालना है एक उसकी। ठीक है, यानी b 8 मीटर है, एक तो ये पता है हमें गिवन है, और जो हमें निकालना है, निकालना क्या है, पहले x निकालना है। तो एक x और एक 8। तो अब देखते हैं कौन सा लगेगा। यहाँ पे सिंपल पता है p और b, और p और b किस में आता है, tan में। कॉट में भी आता है, कॉट भी लगा सकते हैं, पर ऊपर वाले प्राइमरी वाले लगा लो, मेन वाले, यानी साइन कॉस और tan। तो हम क्या कहेंगे, इसमें सिंपल क्या लगाऊंगा मैं, tan थीटा। तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, और फॉर्मूला क्या है, p अपॉन में b। तो p क्या है हमारे पास x, और b हमारे पास क्या है 8। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ, फिर मैं इन दोनों को लेके चलूंगा। तो अभी tan ब्रैकेट में फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन में b। tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू x अपॉन में 8 को वहां घुस दो, तो 8 अपॉन में √3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन में √3। उसके बाद इसे क्या कर दोगे, रेशनलाइज। तो 8 अपॉन में √3, और रेशनलाइज करते हैं हम हमेशा जब भी रूट नीचे हो। तो यानी x तो ऊपर क्या आ गई, 8 अपॉन 8 √3, और √3 मल्टीप्लाई होकर सिंपल क्या हो जाएगा, 3 है ना। √2 2 5 5। तो यानी x की वैल्यू आ गई 8 √3 अपॉन में 3 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। अब दोबारा चलते हैं, y भी चाहिए। दोबारा से देखो, अब किसको लेंगे, b और h को। b पता है हमें, ये निकालना है। तो b और h से कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, cos का। तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इसकी इक्वल होगा b अपॉन में h। तो b क्या है 8, और h की वैल्यू क्या है, y। ब्रैकेट में लिख दो cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन में h। अब cos 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 1/2, फिर 1/2 √3/2, यानी cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 अपॉन में 2, और 8 अपॉन में y। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी y √3 इज इक्वल टू 8 टू जा 16। ऐसे ये √3 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 16 √3, और यहाँ √3, और यहाँ पे भी √3। तो y इज इक्वल टू 16 √3 अपॉन में 3। ये आ गई y की वैल्यू। पर हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट ऑफ ट्री यानी दोनों को प्लस कर देंगे। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस में y। चलो दोनों को प्लस करते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास, 8 √3 अपॉन में 3, 16 √3 अपॉन में 3। तो 3 एलसीएम ले लो, यहाँ 8 √3 और प्लस में 16 √3, क्या आ जाएगा 24 √3 अपॉन में 3, इससे कैंसिल। तो 8 √3 मीटर, ये है हाइट। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट क्या होगी ट्री की, 8 √3 मीटर।